अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम। ट्रांजैक्शन मीन टू कट एनीथिंग एट द ट्रांसवर्स सेक्शन। सपोज दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड को मैं कट कर दूं एट द ट्रांसवर्स सेक्शन कंप्लीटली इनटू टू हाफ्स, ये होगा कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन अगर मैं लिटिल बिट कट करूं स्पाइनल कॉर्ड को एट द ट्रांसवर्स सेक्शन तो नॉट इन द टू हाफ्स, तो ये होता है इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। तो डिफरेंट इंजरीज होती हैं, मैकेनिकल ट्रॉमा होते हैं जो कि डैमेज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीटली भी और इनकम्प्लीटली भी। वन साइड पे भी डैमेज कर सकते हैं, अनदर साइड पे भी डैमेज कर सकते हैं। सो जो मेन कॉजेज ऑफ कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम आर फ्रैक्चर डिसलोकेशन, ट्रांसवर्स माइलिटिस, बुलेट और स्ट्रिप बाउंड्स या ट्यूमर। फ्रैक्चर डिसलोकेशन में क्या होता है कि कोई भी इम्पैक्ट या प्रेशर आता है अगर वर्टिब्रल कॉलम पर ड्यू टू मैकेनिकल ट्रॉमा एक्सीडेंट्स के अंदर या कार एक्सीडेंट्स के अंदर, तो जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं और डैमेज कर देते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अबव द L1 वर्टिब्रा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करता है टिल L1 वर्टिब्रा इन द एडल्ट्स। तो इससे ऊपर की जितनी भी स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम की इंजरीज होती हैं वो इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देती हैं। ट्रांसवर्स माइलिटिस के अंदर क्या होता है कि स्पाइनल पर्टिकुलर अगर हम सेगमेंट ले लें कोई भी स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर अगर फुली इन्फ्लामेशन हो जाए पूरे सेगमेंट के अंदर और डैमेज कर दे वो नर्व ट्रैक्ट्स को, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स माइलिटिस। बुलेट और स्टिक बाउंड्स या कोई भी इंजरी हो बुलेट से या नाइफ से, वो भी डैमेज कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। या ट्यूमर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड, वो भी डैमेज कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। अच्छा, इस सिंड्रोम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल शॉक क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई भी इंजरी हो स्पाइनल कॉर्ड की तो स्पाइनल कॉर्ड एक स्टेट या एक कंडीशन के अंदर इंटर कर जाता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल शॉक। हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स के शॉक होते हैं, लाइक कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपोवोल्वोमिक शॉक। तो इन शॉक्स के अंदर क्या होता है कि बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो या टिश्यू परफ्यूजन बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से इन तमाम शॉक्स के अंदर। लेकिन एक वाहिद शॉक स्पाइनल शॉक है जिसके अंदर ब्लड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मेन प्रॉब्लम ऑफ स्पाइनल शॉक क्या होता है कि जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, फॉर सपोज C3 स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ, C3 स्पाइनल सेगमेंट से नीचे के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सब में जो रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं, हमारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस या डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, वो लॉस हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पाइनल शॉक। लेकिन वो रिफ्लेक्सेस कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? सपोज एक मसल है, अगर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इनर्वेट कर रहे होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर ऑफ मसल्स, और वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाके स्पाइनल सेगमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं और इनर्वेट करते हैं विद द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। और अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर ऑफ द मसल्स को इनर्वेट करते हैं और रिफ्लेक्सेस फॉर्म करवाते हैं, लाइक टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं या सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं, वो इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं जो कैरी कर रहे होते हैं मोटर इन्फॉर्मेशन को, वो इनको इस रिफ्लेक्सेस को इनिशिएट नहीं करवाते, लेकिन वो इनको कंट्रोल करते हैं थ्रू फैसिलिटेटरी इनपुट या इनहिबिटरी इनपुट। तो जो मोटर ट्रैक्ट्स आ रहे होते हैं, फॉर सपोज ये ट्रैक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास फैसिलिटेटरी इनपुट है, फैसिलिटेट करता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को, और एक ट्रैक्ट है हमारे पास जो कि इनहिबिट करता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को। ये आकर इनके साथ साइनैप्स कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कट डाउन हो जाता है, कोई भी डैमेज होता है स्पाइनल कॉर्ड को और इन्फॉर्मेशन विद जो फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी ट्रैक्ट्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, तो जो फैसिलिटेटरी इनपुट होता है वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस तक या रिफ्लेक्स आर्क तक नहीं पहुंचता, और एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं ए रिफ्लेक्सिया, यानी डिमिनिश ऑफ रिफ्लेक्सेस, ए रिफ्लेक्सिया। ठीक है, कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं ए रिफ्लेक्सिया। लेकिन ये जो ए रिफ्लेक्सिया की कंडीशन आती है ये फॉर अ टाइम बीइंग आती है। जैसे स्पाइनल शॉक ओवर होता है उसके बाद हमारे पास दोबारा से रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, लेकिन वो जो रिफ्लेक्सेस आते हैं दोबारा से वो बहुत एग्जिजरेट हो गए होते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। क्यों होते हैं कि जब ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो
इनर्वेट कर रहे हैं मसल्स को, ये रिलीज़ कराते हैं एसिटाइलकोलिन, लेकिन जब फैसिलिटेटेड इनपुट लॉस हो जाता है तो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ भी कम हो जाती है। तो जो फॉर सपोज दिस इज़ मायोसाइट, मसल के जो सेल होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ कम हो रही है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पा रहा सही से, तो ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन करवाते हैं मायोसाइट्स, और बहुत सारे रिसेप्टर्स अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर शो करवाते हैं। और ये जो नए रिसेप्टर बनते हैं जितने भी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और थोड़ी सी एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ होने पर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो बाद में आते हैं दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस विदाउट फैसिलिटेटेड इनपुट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जैसे ही एसिटाइलकोलिन के साथ इनके साथ अटैच होती है तो जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट हो जाते हैं। उसके बाद पहले ए रिफ्लेक्सिया होता है स्पाइनल शॉक में, जैसे स्पाइनल शॉक ओवर हो रहा होता है उसके बाद हमारे पास हाइपर रिफ्लेक्सिया की कंडीशन आ जाती है। और जितने भी सिंड्रोम्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उनके अंदर सबसे पहले स्पाइनल शॉक होता है, उसके बाद ही पता लगता है कि ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन सिंड्रोम है या इनकम्प्लीट है या हेमी सेक्शन है। स्पाइनल शॉक ओवर होने के बाद ही सिम्टम्स से पता लगाया जा सकता है। Suppose there is C2, C3, C4, C5 segments of spinal cord. अगर कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम के अंदर सपोज C3 जो सेगमेंट है वो कंप्लीटली डैमेज हो गया है, ठीक है, C2 के फंक्शन है वो नॉर्मल होंगे। C3 अगर कंप्लीटली डैमेज हो गया तो यहाँ पर अब इसके अपर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज हो चुके हैं C3 के, और लोअर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज हो चुके हैं। तो C3 जिन मसल्स को इनर्वेट कर रहा होता है वहाँ पे हमारे पास हो जाती है फ्लैसिड पैरालिसिस। और बायलैटरल फ्लैसिड पैरालिसिस, क्योंकि पर्टिकुलर हाफ सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट डैमेज नहीं हो रहा है सेगमेंट, पूरे का पूरा सेगमेंट डैमेज हो रहा है सिंड्रोम के अंदर। तो जो C3 का अगर C3 डैमेज हुआ है, C3 के न्यूरॉन जिस मसल को इनर्वेट कर रहे हैं वहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, और उससे नीचे के जितने भी सेगमेंट्स हैं और जिन मसल्स को भी वो इनर्वेट कर रहे हैं वहाँ पर स्पैस्टिक पैरालिसिस होगा। क्योंकि मैंने बताया कि स्पाइनल शॉक ओवर होते ही जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट हो जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से मसल की टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए जो पैरालिसिस वहाँ पर होता है वो स्पैस्टिक होता है। पैरालिसिस तो हो रहा है क्योंकि जो मोटर इन्फॉर्मेशन वो ट्रैवल नहीं कर रही है अप डाउन, पैरालिसिस हो गया। फ्लैसिड पैरालिसिस यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज हो चुका है। नीचे के सेगमेंट के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन इंटैक्ट है, डैमेज नहीं है, सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुँच रही, तो नीचे स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है। स्पैस्टिक पैरालिसिस नॉर्मली जो शुरू के अंदर रिफ्लेक्सेस नहीं होते उसके बाद हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, और इस सिंड्रोम के अंदर भी बबिन्स्की साइन भी प्रेजेंट होता है। बबिन्स्की साइन क्या होता है कि नॉर्मल प्लांटर फ्लेक्शन होती है, यानी कि अगर हम सोल ले लें फुट का और लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ मूव करें टुवर्ड्स द थंब, किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ अगर कोई चीज़ मूव कराएं सोल के अंदर, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है हमारी डिजिट्स का, वो फ्लेक्शन होती हैं, सारी फ्लेक्स करती हैं, प्लांटर फ्लेक्शन, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है प्लांटर फ्लेक्शन का। लेकिन जब डैमेज हो जाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स, ट्रैक्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो हमारी डिजिट्स होती हैं वो आउटर मूव कर जाती हैं, और एक बबिन्स्की साइन प्रेजेंट होता है, बबिन्स्की साइन। बबिन्स्की साइन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ग्रेड 2 है इसकी एक्सटेंशन हो जाती है, और बाकी जितनी भी फिंगर्स होती हैं इनकी एबडक्शन हो जाती है। तो एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जिसे हम कह रहे हैं बबिन्स्की साइन, जब भी अपर मोटर न्यूरॉन्स या डैमेज होते हैं या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स वगैरह डैमेज होता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो कैरी करते हैं मोटर इन्फॉर्मेशन को, तो इनकी वजह से बबिन्स्की साइन प्रेजेंट होता है। सिंड्रोम के अंदर भी बबिन्स्की साइन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा
जितने भी सिम्टम्स होते हैं किसी भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के, वो डिपेंड करते हैं एट द लेवल ऑफ द इंजरी, यानी कि वो सर्वाइकल सेगमेंट्स के अंदर इंजरी हुई है, थोरैसिक सेगमेंट्स के अंदर हुई है, लंबर, सैक्रल या कॉक्सीजियल, किस सेगमेंट के अंदर बेसिकली इंजरी हुई है, तो उसके सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंजरी क्या सिम्टम्स होंगे उस इंजरी के। सपोज इंजरी एट द C2 लेवल, C2 स्पाइनल सेगमेंट पे अगर इंजरी होती है, C2 स्पाइनल सेगमेंट पे जब भी इंजरी होती है, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन ऑफ बॉडी, एक्सेप्ट सम फेस सेंसेशंस, क्योंकि जो फेस के कुछ सेंसेशंस हैं वो कैरी करती है ट्राइजेमाइनल नर्व, जो कि ट्राइजेमाइनल नर्व 5th क्रेनियल नर्व है। तो क्रेनियल नर्व डिसेंड करती है ब्रेन से डायरेक्ट, उसे स्पाइनल कॉर्ड तक तो नहीं आती, तो यहाँ पर ट्राइजेमाइनल नर्व तो डैमेज नहीं होगी, इसलिए उसकी सेंसेशंस इंटैक्ट रहेंगी, बाकी जितनी भी सेंसेशंस होती हैं बॉडी की वो लॉस हो जाएंगी। अगर इंजरी है C2 स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर, अगर इंजरी है C3 से C5 तक, C3 से C5 जो सेगमेंट है, इसकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं बेसिकली वो बनाती हैं फ्रेनिक नर्व, उनके जो फाइबर्स हैं वो फ्रेनिक नर्व बनाते हैं। फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायाफ्राम को, डायाफ्राम मेन रेस्पिरेटरी मसल है जो कि लंग्स की मूवमेंट को असिस्ट करता है। अगर C3 C5 स्पाइनल सेगमेंट, C3 C4 C5 स्पाइनल सेगमेंट्स डैमेज हो जाते हैं तो डायाफ्राम यूज़ काम नहीं करेगा, और ये इट मे बी फैटल, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, रेस्पिरेशन सही से नहीं हो पाएगी, लंग्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी रेस्पिरेशन के अंदर, तो इट मे बी फैटल और ये डेथ कॉज करवा सकती है, डैमेज ऑफ C3 टू C5 स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फ्रेनिक नर्व इनर्वेट नहीं कर पाएगी डायाफ्राम को। डायाफ्राम, अगर इंजरी होती है स्पाइनल सेगमेंट की C5 से लेकर T1 तक, C5 से T1 तक हमें पता है ब्रैकियल प्लेक्सस होता है जो कि इनर्वेट करता है लिम, अपर लिम के मसल्स को। तो जो प्रॉब्लम आएगी C5 से T1 के अंदर वो आएगी मोस्टली अपर लिम की। अगर सेगमेंट्स डैमेज हो जाते हैं T1 से लेकर T12 तक, T1 से लेकर T12 तक जितनी भी थोरैसिक नर्व्स होती हैं हमें पता है वो मोस्टली सप्लाई कर रही होती है इंटरकोस्टल मसल्स को और रेस्पिरेटरी मसल्स को। तो इंटरकोस्टल मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स प्लस इंटरकोस्टल मसल, इन मसल्स की इनर्वेशन लॉस हो जाएगी। लेकिन जब ये नर्व डैमेज हो जाती हैं और इनकी इनर्वेशन लॉस हो जाती है इंटरकोस्टल या रेस्पिरेटरी मसल्स की, तो जो डायाफ्राम है वो इनको कंपनसेट कर सकता है, इनकी मूवमेंट्स को कंपनसेट कर सकता है। लेकिन अगर डायाफ्राम डैमेज हो जाता है तो रेस्पिरेटरी या इंटरकोस्टल मसल्स कंपनसेट नहीं कर सकते डायाफ्राम की मूवमेंट को। इसके अलावा जो T1 से T12 के इंजरी के अंदर जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस abdominal reflexes will be lost। इसके बाद अगर L2 से लेकर S1 तक अगर सेगमेंट्स डैमेज हो जाते हैं, हमें पता है L2 से S1 तक लंबोसेक्रल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है मोस्टली। तो लंबोसेक्रल प्लेक्सस अगर डैमेज हो जाता है, उसके फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, तो हम मोस्टली जो प्रॉब्लम आएगी वो लोअर लिम्ब में आएगी, लोअर लिम्ब की प्रॉब्लम। इसके अलावा S2 से S4 तक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जो कि रिलैक्स और काम स्टेट को कंट्रोल करता है, बॉडी की डाइजेशन, ये जितनी भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक की डैमेज की वजह से आती हैं। सो बाउल प्रॉब्लम्स,
जितनी भी आएंगी, S2 या S2 से S4 तक अगर डैमेज होगा तो बाउल प्रॉब्लम्स, और इसके अंदर यूरिनरी रिटेंशन भी आ जाती है, यानी यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि जो इनवॉलेंट्री मैसेजिंग सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कर रहा है उसको, वो लॉस हो जाएगा, यूरिन रिटेंशन। अच्छा, जब T1 से लेकर L1 तक जब डैमेज होता है, T1 से लेकर L1 तक जब डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास L2 तक वहाँ पे सिंपैथेटिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, T1 से लेकर L2। अगर ये सेगमेंट्स डैमेज होते हैं तो यहाँ पर सिंपैथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और सिंपैथेटिक फाइबर्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेडिकार्डिया, लेस हार्ट रेट कम हो जाता है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के डैमेज होने पर। सो ये डैमेज होने पर ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो, और ये प्रॉब्लम डिपेंड करती हैं एट द लेवल ऑफ इंजरी, यानी किस लेवल के ऊपर इंजरी है। और जैसे कि ये कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम है, तो अगर हम एक फॉर सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है, सेंसरी लॉस, सेंसरी सेगमेंट है, ये मोटर सेगमेंट है, तो ये मोटर इन्फॉर्मेशन और जो सेंस इन्फॉर्मेशन है वो भी बिलो द लेवल ऑफ द लीजन विल बी लॉस्ट, यानी कि अगर C2 पे हो रही है बिलो द लेवल ऑफ लीजन, मोटर और सेंस इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट। C3 से हो रही है तो बिलो द लेवल मोटर और सेंस इन्फॉर्मेशन भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंप्लीटली कट डाउन हो गया है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड दो हाउस में अगर डिवाइड कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर सेंसरी इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी, और मोटर इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से आ रही है वो पेरिफेरल नर्व्स तक या पेरिफेरल ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाएगी। थैंक यू।